नमस्कार। आज स्वदेश न्यूज पे हम आपको अपने जाने माने और लेजेंडरी डायरेक्टर श्री मेहुल कुमार जी से एक मुलाकात कराते हैं। मेहुल कुमार जी अपने टाइम से और आज तक एक जाने माने नाम है, जिन्होंने बहुत सारी अच्छी मूवी हमें दी, जिसकी वजह से आज हम इस मूवी के क्षेत्र में हर तरह के उनके मूवी से ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे इन्होंने तिरंगा बनाया, जो देशभक्ति से ओतप्रोत था। उसके बाद कोहराम भी इनकी एक अच्छी मूवी रही है और इस तरह से इन्होंने लगभग 28 मूवी का योगदान दिया। 18 गुजराती और 19 हिंदी। हाँ, 18 गुजराती और 19 हिंदी मूवी लगभग बना के फिल्म जगत को एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो आइए हम उनसे कुछ रूबरू की बातें करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। स्वदेश न्यूज में पहले तो आपका स्वागत है। थैंक जी, जैसा कि आप इस फिल्म इंडस्ट्री में एक जाने माने चेहरा है, आपने बहुत सारे योगदान दिए, तो आप हमें अपने शुरुआत के दिनों का कुछ बताएं। जब आप मुंबई आए तो आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की? देखिए, मतलब जामनगर मेरा नेटिव प्लेस, जामनगर से एजुकेशन लेके जी उस टाइम पे कॉलेज में भी मैंने काफ़ी प्ले लिखे, काफ़ी डायरेक्ट किए, एक्टिंग भी किया, नोवेलें भी लिखी। तो राइटिंग, डायरेक्शन, ये सारी चीज़ों में मैंने बचपन से मतलब शौक था। उसके बाद फिर मैंने देखा कि भाई अगर ये सारी चीज़ों को मतलब नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे ले जाना है तो एक बम्बई है। और लेकिन मुंबई में कोई पहचान थी नहीं हमारी। तो उस टाइम पे मुंबई आना मतलब ये लगता था कि जैसे कहीं आउट ऑफ इंडिया जा रहा है। तो उस टाइम पे जब फिर मैंने मेरे फादर को बोला कि पापा मैं ऐसे फिल्म लाइन में जाने के लिए मुंबई जाऊँ, देख बोले फिल्म लाइन में हमारी कोई पहचान नहीं है और ना हम तेरे को कोई हेल्प कर सकते हैं। तू वहाँ जहाँ बम्बई में रहने का प्रॉब्लम होता है तो मैं तेरे को ये हेल्प कर सकता हूँ कि रेसिडेंस का तेरे को फ्री में मैं करा दूंगा। उनकी पहचान थी। तो मैं बोला ठीक है, बाकी तेरे को सब कुछ करना है, कमाना भी है और जो भी तेरे इरादा है उसको तेरे को पूरा करना है। तो मैं एक मतलब माँ बाप के आशीर्वाद लेके कॉन्फिडेंस के साथ बम्बई आया। और उस टाइम पे बम्बई में सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहने का आज भी है, जो उस टाइम पे भी था। तो मेरे फादर की पहचान वाले थे जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस करते थे। उनका फ्लैट था, वो कभी आते थे, वो सर्वेंट रहता था। तो मेरे को रहने के लिए घर मिल गया बिल्डिंग में। उसके बाद फिर मैंने स्टेज पे स्ट्रगल किया और स्टेज पे अपना काम चालू किया। तो स्टेज पे मैंने प्ले किए काफ़ी, और वो प्ले उसमें से एक प्ले जिगर अने अमी लव स्टोरी, जिगर अने अमी वो लव स्टोरी था, वो सुपर हिट हो गया था मतलब। तो उस टाइम पे गुजराती फिल्म इंडस्ट्री का पिक पीरियड चल रहा था। तो ताहिर हुसैन साहब ने गुजराती में एक फिल्म बनाई थी, हिंदी फिल्म पहले बनाई थी, खून की पुकार। उनकी शूटिंग जब चल रही थी गुजरात में तो किसी ने उनको बोला कि ताहिर साहब गुजराती फिल्म बनाओ, सस्ते में बनती है और सुपर हिट होती है, बिजनेस भी अच्छा है। तो ताहिर साहब बोले ठीक है, सोचते हैं कभी। फिर उन्होंने यहाँ आके डिसाइड किया तो किसी ने उनको बोला कि देख ये प्ले हिट हुआ है, सुपर हिट गुजराती प्ले मेहुल कुमार का है, बोलते हैं कि आप देखो वो प्ले बन सकता है पिक्चर। तो उनकी ऑफिस से उस टाइम पे तो कुछ था नहीं, मेरे को फ़ोन आया, बोले ताहिर साहब आपका प्ले कब है, वो देखना चाहते हैं। तो मेरे को भी एकदम झटका लगा कि ये तो मतलब बहुत बड़ी बात है। ताहिर हुसैन उस टाइम पे तो नासिर साहब और ताहिर साहब बहुत बड़े नाम थे। वो देखने आए, वो प्ले देखा, उनको बहुत अच्छा लगा और उन्होंने मेरे को बोला कि तुम मेरे को कल आके ऑफिस में मिलना, बात करेंगे। और मैं तो खुश हो गया कि चलो भाई कुछ नया दरवाजा अपना खुलेगा। तो दूसरे दिन वही उम्मीदों के साथ में ताहिर साहब की ऑफिस मेहबूब स्टूडियो के सामने, फर्स्ट फ्लोर पे नासिर साहब का था, ताहिर साहब का सेकंड फ्लोर पे, वहाँ पे गया। उनको मैंने बात किया तो बोलते मेरे को गुजराती फिल्म बनानी है, तो तुम्हारे पास कोई स्क्रिप्ट है तो मेरे को बताओ। मैंने उस टाइम पे स्क्रिप्ट लिखी हुई थी ऑलरेडी। तो मेरे पास स्क्रिप्ट है सर, और लव स्टोरी है वो। तो बोले नो प्रॉब्लम। बोलते कि मैं बोला स्टोरी सॉन्ग्स भी उसमें मैंने लिखे थे। तो बोले इसको डायरेक्ट कौन करेगा? तो मैंने बोला सर देखिए डायरेक्ट मैं ही करूँगा तो ही मतलब सही इसको ट्रीटमेंट दे पाऊंगा, क्योंकि रिटन बाय मी, गाने मैंने लिखे। बोलते आपने कभी एज असिस्टेंट किसी के साथ काम किया? और मेरी लाइफ में मैंने कभी एज ए असिस्टेंट किसी के साथ काम नहीं किया, तो मेरे को फ़ोन कर लेना, मैं तुमको बताऊंगा। तो मेरे को ऐसा लगा कि शायद बात नहीं बनेगी। नासिर भाई से मैंने बात किया, मतलब नासिर हुसैन साहब से। तो उसने क्या बोला
कि इतना कॉन्फिडेंस से जब बोल रहा है तो एक बार मेरे से मिला। फिर उन्होंने बोला कि फिर तुम इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहे हो कि डायरेक्ट। बोला सर देखिए स्टोरी, स्क्रीन प्ले, सॉन्ग्स एंड डायरेक्टर सारा मेरा है, तो मैं अच्छी तरह से जस्टिफाई करूंगा। आप इतने सीनियर हो, मैं आपके सामने और कुछ बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि आप जैसे एज ए आर्टिस्ट टेस्ट ले रहे हो ना, एज ए डायरेक्टर मेरा टेस्ट ले लो। तो वो बात उनके दिमाग में बैठ गई। बोलते ठीक है, फिर फिल्म वालिया में मेरी शूटिंग चल रही है, शाम को 6 बजे पैकअप होगा, तुम इस स्क्रिप्ट में से 2-3 तुम्हारे फेवरेट कोई भी सीन होगा वो लिखो, आर्टिस्ट हम तुमको देंगे बोलते जी जी। और शूट करके बताओ, फिर वी विल फाइनलाइज। तो फिल्म वालिया जब मैं गया तो वहाँ 2-3 नए नए आर्टिस्ट थे वहाँ पे, सब थे, और उन्होंने बोला कि तुम शूट कर सकते हो, शाम को 6 बजे हमारा पैकअप हो जाएगा, 7 बजे से रात के 2 बजे तक शूट कर सकते हो। फिर वहाँ पे उन्होंने फिर क्या किया कि उनके कैमरामैन थे, उनका असिस्टेंट था, उसको बोला कि ये असिस्टेंट कैमरामैन है, वो आपके साथ कैमरामैन रहेगा, और अगर दोनों का सही होगा तो यही कैमरामैन आपको मिलेगा बोलते। तो मेरे को लगा तो कैमरामैन भी नया दे दिया ताकि मेरा पूरा टेस्ट हो रहा है। सही बात। और उसके बाद मैंने शूटिंग किया और एडिट करके वो देखा नासिर साहब ने, फिर उन्होंने बोला कि ही कैन डायरेक्ट, बोलते कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इस फिल्म को हिंदी एंड गुजराती में बनाओ। वो फिल्म कौन सी थी? वो फिर जन्म लेंगे हम हिंदी, और गुजराती में जन्म जन्म ना साथी। अच्छा, जन्म जन्म ना साथी। हाँ, तो वो पहली गुजराती फिल्म आई जिसमें हीरो ने, थोड़ी मोड फिल्म थी, मतलब उस टाइम पे पगड़ी वाली फिल्में ज़्यादा चलती थी, टिपिकल गुजराती फिल्में। तो ये फिल्म मतलब म्यूजिकली भी सुपरहिट हुई और हिंदी इतनी सुपरहिट नहीं हुई थी, लेकिन क्योंकि उसमें गुजराती टच ज़्यादा था, तो वो गुजराती लोगों को ज़्यादा पसंद। हाँ, गरबा भी था, मतलब काफ़ी इमोशनल्स भी थे, सेंटिमेंट्स भी थे, हिंदी में अमजद भाई भी थे। हाँ, काफ़ी। तो मतलब वो फिल्म चली, वहाँ से मेरा गुजराती सफ़र स्टार्ट हुआ। और उसके बाद फिर गुजराती एक के बाद एक सेकंड फिल्म मेरी फिर आई, तो दादा कोंडके, सोचिए मराठी में उस टाइम पे बहुत बड़ा नाम था। तो उन्होंने ऐसे प्रोड्यूसर पिक्चर बनाने का प्लान बनाया गुजराती में, और चंदू जमादार नाम की फिल्म मैंने रिटर्न एंड डायरेक्टेड में वापस की। और उसके बाद मतलब गुजराती का सफर मेरा चलता रहा। फिर अरुणा जी को लेके मैंने फिल्म बनाई, मतलब एकदम एक्शन फिल्म, वो सुपर हिट हो गई। तो उसके बाद प्रोड्यूसर प्राणलाल मेहता, जिनके लिए मैंने गुजराती फिल्म बनाई, वो सुपर हिट हुई। तो उन्होंने मेरे को बोला कि मेहुल जी आपके पास कोई स्क्रिप्ट है हिंदी के लिए, तो मैं करूँगा प्रोड्यूस। तो मैं बोला मैंने राज साहब के लिए एक स्क्रिप्ट लिखी है, तो आप बोलो तो मैं सुना सकता हूँ, कंप्लीट स्क्रिप्ट है। और मैं बोला डॉन का रोल उन्होंने कभी किया नहीं है, और टाइटल मरते दम तक है। तो प्राण जी बोले लेकिन राज साहब मेरे को 2 बार ना बोल चुके हैं। तो मैंने नंबर लिया उनसे, फिर राज साहब को फ़ोन किया घर पे। तो राज साहब तो पहले ही बोले कौन मेहुल कुमार। तो मैंने बोला राज जी मैंने गुजराती फिल्में बहुत बनाई है। हाँ, राजकुमार जी। और हिंदी फिल्में मेरी 2 रिलीज हो चुकी है और वो सुपर हिट है। लव मैरिज मेरी थी, और दूसरी थी अनोखा बंधन। अब अरुणा जी के, हाँ यस यस, दोनों। लव मैरिज में अनिल कपूर मीनाक्षी थे, और अनोखा बंधन में शबाना जी, नवीन निश्चल जी, दादा मुनि, शशिकला जी। वो मेरी गुजराती फिल्म का रीमेक था। अरुणा जी के भाई ने पिक्चर प्रोड्यूस की थी, रतन ईरानी। तो वो सुपर हिट। तो बोले आप स्क्रिप्ट रेडी है? राज साहब मेरे को बोले, मैंने हाँ सर स्क्रिप्ट रेडी है। बोले क्या टाइटल है? मतलब मरते दम तक। अच्छा, टाइटल तो दमदार है, कहानी सर कहानी आप सुन लीजिए, मेरे पास कंप्लीट स्क्रिप्ट है। तो बोले ठीक है, संडे को 6 बजे वहाँ पे आ जाओ, स्क्रिप्ट लेके हम लोग बैठेंगे, बात करेंगे, फिर आगे क्या होगा देखेंगे। तो राज साहब गोल्फ खेल के आए, बैठे, फिर मेरे उनको स्क्रिप्ट दिया। तो स्क्रिप्ट उन्होंने देखा, अच्छा उर्दू में स्क्रिप्ट है। बोला राज जी मेरे को मालूम था आपको उर्दू में स्क्रिप्ट चाहिए, क्योंकि मैंने पूरी इंक्वायरी की थी, उनको उर्दू में स्क्रिप्ट चाहिए। धर्म जी ने भी मेरे साथ काफ़ी फिल्में की थी, उनको भी डायलॉग उर्दू में चाहिए ट्रांसलेट करके। हाँ, तो फिर मैंने पूरी स्क्रिप्ट, ये चीजें बहुत लोगों को नहीं पता है। हाँ नहीं, क्योंकि इंडस्ट्री में कैसे काम होता है, आज ये चीजें सर नहीं बताई। यस। तो उसके बाद फिर राज जी ने तो ऐसे ऐसे पेज पलटते रहे, कुछ बोले नहीं, मैं भी चुपचाप देख रहा था। फिर बोले अच्छा क्लाइमेक्स भी लिखा हुआ है? मेरा सर पूरी स्क्रिप्ट रेडी है, कंप्लीट। बोले वरना प्रोड्यूसर बोले मेरे पास आते हैं स्क्रिप्ट लेके, मैं पूछता हूँ क्लाइमेक्स क्या है, तो बोले क्लाइमेक्स सर हमने सोचा नहीं है, बाद में सोचेंगे। मैं बोला नहीं सर मेरा क्लाइमेक्स चाहिए। तो बोले ठीक है, बोलते हैं एक काम करते हैं, अगले संडे को हम फिर यहाँ मिलेंगे, मैं पूरी स्क्रिप्ट पढ़ूंगा एंड देन आई विल से यू यस और नो। एंड अगले संडे जब मैं मिला तो सीधा आके मेरे को गले लगाया, बोला आई लाइक योर स्क्रिप्ट। बोलते हैं प्रोड्यूसर कौन है? फिर मैंने बोला सर प्राणलाल मेहता। अच्छा मेहता साहब, उनको तो मैं 2 बार ना बोल चुका हूँ। मैं बोला सर मेरे को तो मालूम था वो।
तो बोले उनको बोलो मेरे से बात करें, आई एम डूइंग दिस फिल्म। और उसी तरह से मरते दम तक स्टार्ट हुई एंड इट वाज ए सुपर डुपर गोल्डन जुबली हिट। सुपर सुपर डुपर यस, गोल्डन जुबली। गोल्डन जुबली। उसके बाद दूसरी फिल्म कौन सी थी? उसके बाद फिर प्राणलाल जी ने स्टार्ट किया जंगबाज राजकुमार के साथ, राज जी थे, गोविंदा था, फराती, काफी वो भी हिट हुई। उसके बाद फिर मेरी फिल्में चली धर्म जी के साथ, नफरत की आंधी, पाप की आंधी, फिर आसमान से ऊंचा, चित्तू जी के साथ 4 फिल्में, धर्म जी के साथ 4 फिल्में, कंटिन्यू वो दौर चलता रहा। तो मैंने तिरंगा बनाने का प्लान बनाया। राज साहब के साथ 2 फिल्में मेरी ऑलरेडी हिट हो चुकी थी, तो तीसरी फिल्म में राज साहब को लेके और एक और कैरेक्टर दूसरा था। तो मैंने राज साहब को जब स्क्रिप्ट सुनाई तिरंगा की, तो राज साहब ने ओके कर दिया। पर सेकंड कैरेक्टर था, उसके लिए मतलब मैंने सोचा था रजनी जी को पहले, और उस हाँ, और रजनी जी का नाम भी उसमें ओरिजिनल रखा था मैंने, शिवाजी राव वागले तिरंगा में। तो मैंने उनको मद्रास जाके स्क्रिप्ट सुनाई, उनको कहानी बहुत अच्छी लगी, लेकिन उन्होंने यही बोला कि राज जी के साथ मेरे को थोड़ा डर लग रहा है। फिर मैंने सोचा कि किसको लिया जाए, फिर मैंने नाना से बात किया, तो नाना ने उस टाइम पे कमर्शियल फिल्म नहीं करता था, वो आर्ट फिल्में ज़्यादा, तो मेरे को बोला मैं कमर्शियल फिल्में नहीं करता हूँ। तो मैंने भी बोला, मैंने नाना देखो जब तक कमर्शियल फिल्में नहीं करोगे ना, तुम्हारी इंटरनेशनल नेशनल वाइड पहचान नहीं होगी। आर्ट फिल्म कहाँ रिलीज होती है, मेरा बॉम्बे टू बोरीवली, वो हिट हुई तो दूसरे सर्किट में रिलीज होती है। क्या बात कर रहा है तू, मेरे को बोलते मैं सही बोल रहा हूँ, बोल तेरी कहानी कंप्लीट है ना, रेडी स्क्रिप्ट। बोला कि देखो राजकुमार जी ने अगर सेट पे डिस्टर्ब कुछ भी मतलब किया उन्होंने इंटरफियर, तो मैं सेट छोड़ के चला जाऊंगा, वापस नहीं आऊंगा। मैं बोला राज साहब की मेरी ये 3rd फिल्म है और कोई वो करेंगे ही नहीं कुछ भी इंटरफियर, उनको जो स्क्रिप्ट तेरे को सुनाई वही स्क्रिप्ट राज साहब को दी और कोई चेंज नहीं, और सेट पे मैं कभी कोई चेंज नहीं करता हूँ। बोला राज जी वो कैरेक्टर फाइनल हो गया। बोले कौन हुआ? बोला नाना पाटेकर। अरे मेहुल नाना पाटेकर को फाइनल किया? वो तो बदतमीज है, गाली गलौज करता है, सेट पे मारपीट करता है। मेरा राज्य ऐसा कुछ नहीं होगा। तो उसने एवरीथिंग मैंने क्लियर किया है। बोले और कुछ बोला वो? मैं बोला उसने बोला मैं आपको बताता हूँ क्या बोला। वो बोले राजकुमार जी अगर इंटरफियर करेंगे ना तो मैं सेट छोड़ के चला जाऊंगा और वापस नहीं आऊंगा। तो बोले मेहुल मैं तुम्हारे वहाँ पे कभी इंटरफियर किया है? ना नहीं राजी, उसने जो बोला मैं आपको बता रहा हूँ। राजकुमार जी डिसिप्लिन एक्टर थे अपने टाइम के और बहुत ही सुलझे हुए कलाकार। यस, इसलिए लोग उनके साथ काम करने में थोड़ा सा झिझक भी महसूस करते हैं, ये तो सच है। तो उसके बाद फिर पिक्चर स्टार्ट हुई और स्टार्ट होने के बाद पिक्चर रिलीज हुई, सुपर हिट हुई और 6 महीने में कंप्लीट की थी फिल्म मैंने। हाँ, और उसके बाद फिर क्रांतिवीर स्टार्ट की नाना को लेके। क्रांतिवीर भी मेरा होम प्रोडक्शन था, वो भी सुपर हिट हुई। फिर कोराम बनाई अमित जी के साथ नाना को लेके, वो भी टेररिज्म पे फिल्म थी काफी। हाँ, तो इतनी लंबी जर्नी में आपने इतने सारे स्टार्स के साथ काम किया, तो कौन से स्टार ने आपको परेशान किया किसी सेट पे थोड़ा लगा हो? देखिए मतलब देखा जाए तो किसी ने मेरे को कभी ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ, ना कोई इंसिडेंट हुआ, क्योंकि मैं पहले से सब कुछ क्लियर करके चलता था। सही बात। सिन्हा साहब के साथ भी मैंने फिल्म की थी नाइंसाफी। यस, तो नाइंसाफी का भी मैं एक किस्सा सुना सकता हूँ कि सिन्हा साहब हमेशा लेट आते थे। हाँ, तो मतलब मैंने उनको पूछा ना सिन्हा साहब आप लेट क्यों आते? तो मेरे को क्या बोले कि देखो मेहुल तुम राइट टाइम पे शॉट लेते हो। बाकी मैंने जितने डायरेक्टरों के साथ काम किया है मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन 10 बजे की शिफ्ट होती है ना, 12 बजे तक कुछ होता ही नहीं होता, सब लाइटें होती है, ये होता है वो होता है, डिस्कस होती है, उसके बाद शूटिंग होती है। तो तुम्हारा तो 10 बजे की शिफ्ट में 10:30 बजे फर्स्ट शॉट हो जाता है, मेरे को मालूम है। तो मैंने आप एक दिन रिकॉर्ड ब्रेक करो ना ऐसा, मैं पहला शॉट आपका रखता हूँ। तो बोले एक दिन के लिए करोगे? नो प्रॉब्लम, मैं करूँगा। तो मैंने शाम को पैकअप हो गया, दूसरे दिन मैंने बोला सबको, नटर स्टूडियो में हम लोग शूटिंग कर रहे थे, सेट लगा था घर का बहुत बड़ा। तो मैंने कैमरामैन को ही बोला, मैंने कल सिन्हा साहब का फर्स्ट शॉट लेंगे और क्रेन लगाओ, सीढ़ी पर से वो उतर रहे, नीचे वो बैठा हुआ है, उसके साथ बात करने के लिए आते हैं। तो वो बोलते हैं मेहुल जी सिन्हा साहब का फर्स्ट शॉट, बोले आएंगे? बोला डेफिनेट आएंगे। तो इस तरह से मैंने वो रिकॉर्ड ब्रेक करवाया था उनका, तभी पूरे यूनिट में हंगामा हो गया। उनकी गाड़ी एंटर हुई ना, बोले सिन्हा साहब की गाड़ी आ गई, सिन्हा साहब की गाड़ी। वो उन्होंने किया था, बोले देखो ऐसा होता है तो मैं करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा होता नहीं है सब जगह। सही बात। तो ऐसे यादगार काफी, फिरोज खान साहब ने जब फिल्म की मेरे साथ मीत मेरे मन के, तो जब से वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर बने थे, उन्होंने बाहर के डायरेक्टर के साथ काम करना बंद कर दिया था। तो जब मैंने वो मीत मेरे मन के की स्क्रिप्ट लिखी, तो उसमें वो टेरिफिक कैरेक्टर था उनका, ठाकुर का। तो मैंने उनके सेक्रेटरी से बात किया, तो बोले मैं बोला वो बाहर की फिल्में नहीं करते बोलते। मैंने एक बार कहानी तो सुन ले, फिर पसंद नहीं आया तो ना बोल दे। सही बात।
तो बोले ठीक है मैं बात करूँगा। फिर जी। उन्होंने बात की तो खान साहब ने बोला ठीक है कहानी सुनाओ, बुला लो। फिर उनके जू पे बंगलों पे मैं कहानी सुनाने गया, पूरी कहानी सुना, रोल उनको बहुत अच्छा लगा। ओके। फिर मैंने बोला सर देखिए ये फिल्म 6 महीने में कंप्लीट करनी है। जी। मेरी मोस्टली फिल्में 6 महीने में कंप्लीट हो जाती है, हर महीने 10 दिन 12 दिन ऐसे करके 60 दिन। तो आप उसी तरह से करना है। और एक मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा मैडम। जी। तो बोले क्या रिक्वेस्ट है? बोले देखिए आप बहुत बड़े डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, जी। तो मेरे सेट पे आपके अंदर के डायरेक्टर को मत जगाना। सही। तो एकदम चुप हो गए। मैंने सोचा कि शायद ना ही बोल देंगे अभी। फिर खड़े हुए, मैं भी सामने खड़ा हुआ, मेरे को गले लगाया, बोलते आई लाइक योर स्टाइल, बोलता है आई विल वर्क एज ए आर्टिस्ट एंड यू आर माई डायरेक्टर। और इस तरह से वो फिल्म 6 महीने में कंप्लीट हुई। फिरोज खान साहब थे, सलमान आगा थे, आयशा जुल्का को और प्रसन्नजीत को इंट्रोड्यूस किया था मैंने, विश्वजीत के लड़के। विश्वजीत को। हाँ अच्छी चली थी वो। हाँ, वो म्यूजिक भी बहुत अच्छा था उसमें। जी जी। तो इस तरह से मतलब क्या है, बड़े आर्टिस्टों के साथ सबके साथ मैंने काम किया है, कभी कोई प्रॉब्लम मेरे साथ हुई नहीं है, क्योंकि मैं एवरीथिंग क्लियर करके चलता था। जी। और स्क्रिप्ट मतलब मेरी फाइनल होने के बाद ही मैं सेट पे जाता था। सेट पे कभी राइटर को बुला के कुछ डिस्कस करो, चेंज करो, वो कभी नहीं किया मैंने। तो अभी आपने जैसे समय के साथ चीजें बदल रही हैं, पहले फिल्म मेकिंग जो था एक अलग ही प्रोसेस में चलता Yes. था। एक स्टोरी होती थी, एक उसमें एक सब्जेक्ट होता था, उस पे टाइमलाइन के साथ वर्किंग होती थी। अब समय बदलता जा रहा है, नए दौर में अब फिल्म थिएटर से उठ के वेब सीरीज का रूप भी ले चुका है। आज वेब सीरीज में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए हैं, गाली गलौज हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जो कि एक आम जनता के लिए आप माने तो परफेक्ट भी नहीं है, फैमिली नहीं देख सकती बैठ के। साथ में माँ बाप बेटे बच्चे मूवी नहीं देख सकते, वेब सीरीज वगैरह बहुत सारी ऐसी वेब सीरीज बन रही है जिसमें कि मतलब किसी तरह का वो रुकावट है ही नहीं। वो उसमें आप इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? देखिए मतलब वो डेफिनेट देखा जाए तो सही नहीं है जी। क्योंकि क्या है, देखिए फिल्म पहले बोला जाता था कि फिल्म इज ए समाज का आईना है। जी जी। समाज को सच्ची बात बताने के लिए, जी। समाज को रियल फैक्ट बताने के लिए फिल्में बनती थी। जी। अगर इस तरह की फिल्में अगर आज जो चल रही है वैसे वो जी। फिल्में आती है तो डेफिनेट चाइल्ड है, बच्चे है, जी। वो उनको मिसगाइड तो करेंगे ही करेंगे। सही बात। तो वो नहीं होना चाहिए। फिर सेंटीमेंट, इमोशंस, ये सारी चीज़ें साइडवेज हो गई है जो होनी चाहिए, जी। जो नहीं है। हमारे कल्चर मोस्टली आज फिल्मों में दिखते ही नहीं है, हमारे त्योहार फिल्मों में दिखते ही नहीं है, जी जी। जो आना चाहिए। क्योंकि आज हमारे कल्चर तो चेंज नहीं हुए, सही बात। हमारे संस्कार तो चेंज नहीं हुए, वो तो वही के वही है। सही बात। लेकिन फिल्मों में कुछ भी बोलो तो कंपनी वाले सीधे बोले सर समथिंग डिफरेंट। मतलब क्या डिफरेंट? हमारा देश बदल गया, हमारे संस्कार बदल गए, हमारे कल्चर। साउथ की फिल्मों में देखिए आज भी माँ बाप के कैरेक्टर, सेंटीमेंट, इमोशंस, ये सारी चीजें आती है तो फिल्में सुपरहिट होती है। और अपनी फिल्मों में वो साइडवेज कर दिया है। सही बात। आज फिल्मों में भी पहले जो हुआ करता था, प्रोड्यूसर्स होते थे, डायरेक्टर्स होते थे, एक स्टोरी लाइन पे काम करते थे, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स भी काम करते थे। बट आज जहाँ तक हम देखें तो फिल्मों में भी कॉर्पोरेट सिस्टम हो गया है। कुछ चुनिंदा बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज हैं जिनके हाथों में ये सारी चीजें चल रही हैं। इससे भी कुछ फर्क पड़ा है? इससे फर्क ये पड़ा है कि उन्होंने फिल्म मेकिंग को धंधा बना दिया, क्रिएशन खत्म कर दिया। पहले क्रिएशन होता था, कहानी फाइनल होती थी, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड म्यूजिक डायरेक्टर। आज क्या है, सिर्फ बिजनेस है, प्रपोजलें बन रही है, फिल्में नहीं बन रही है। आप बड़े आर्टिस्ट को लेके आओ, आप कुछ भी बनाओ। इसीलिए ये सब फिल्में देखिए, कोई आज यादगार फिल्म साल में एक आध या दो आती है। पहले की फिल्म आज भी लोग याद करते, क्यों करते? कहानी, म्यूजिक। आज एक फिल्म में 4 म्यूजिक डायरेक्टर होते हैं, नाम पूछो तो बोले मालूम नहीं 4 है, या राइटर भी 3-3 4-4 होते हैं। तो ये मतलब पहले राइटर की पहचान थी, म्यूजिक डायरेक्टर की पहचान थी, डायरेक्टर की। आज तो डायरेक्टर का नाम भी लोगों को याद नहीं है। सही बात। मेरा तो मल्टीप्लेक्स है, फिर भी मेरे को सब पता चलता है। पूछो किसी को ये फिल्म किसने डायरेक्ट की, बोले भाई मालूम नहीं कौन डायरेक्टर। सही बात। तो आज के इस बदलते दौर में आप नए फिल्म मेकर्स को, नए राइटर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए अब मतलब वो वक्त के साथ चल रहे बेचारे नए राइटर, नए डायरेक्टर जो भी है। क्योंकि पहले ये था कि राइटर की पहचान हुआ करती थी, डायरेक्टर की पहचान हुआ, एंड डायरेक्टर ही एवरीथिंग फाइनल करता था। आज क्रिएटिव हेड भी है, क्रिएटिव डायरेक्टर भी है, कास्टिंग डायरेक्टर भी है, मतलब कितने डिपार्टमेंट अलग हो गए। पहले ये सारी चीजें डायरेक्टर के उस पर ही रहती थी, वही डिसाइड करता था कि इसको लेना, इसको लेना, कहानी आमने सामने बैठ के सुना दे। अभी ईमेल करो,
अब ईमेल उनके बिजनेस मैनेजर पढ़ेंगे, फिर वो आर्टिस्ट को बताएंगे, तो आर्टिस्ट लोग फाइनली प्राइस की बात फाइनल होगी, कहानी से कोई लेना देना नहीं। पहले कहानी के सुनने के बाद आर्टिस्ट प्राइस भी कम कर देते थे, ये भी होता था। और खुद कहानी सुनते थे जी, और पिक्चर कर रहे कि नहीं कर रहे ये विद इन 1 वीक मालूम हो जाता था। अभी तो 3-4 महीने तक तो ईमेल चलते, उसके बाद मीटिंग होती है, मीटिंग के बाद एवरीथिंग डिसाइड। जी। तो एक लाइन में आज के युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, युवा पीढ़ी को मैं डेफिनेट ये संदेश देना चाहूँगा कि पहले फिल्म लाइन में मतलब आना इजी हुआ करता था जी, क्रिएटर को, मतलब जो भी मतलब इंटेलिजेंट आर्टिस्ट थे, स्टेज के आर्टिस्ट भी आ जाते थे। आज क्या हो गया, मतलब नए को किसी को फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री लेनी है तो बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत ही मुश्किल है जी। अभी कंपनियों के पास जाओ, फिर जो कंपनी वाले होते हैं वो बोलेंगे कि भाई ये कंपनी में आप हो जाओ, फिर वो कंपनी वाले अपने परसेंटेज लगाएंगे, कास्टिंग कंपनियां बन गई है, पहले ये सब कंपनियां थी ही नहीं। तो इनके नयों के लिए अभी ऑफिस में एंट्री नहीं है। पहले क्या होता था, कितने भी बड़ी प्रोड्यूसर की ऑफिस हो गए, कोई भी आर्टिस्ट मिलने के लिए आता था, उनकी फोटो लेते थे और उनकी फोटो एक फाइल होती थी, फिर उनको बुलाए जाते थे कभी भी वो रोल के लिए। अभी वो है ही नहीं, प्रोड्यूसर को तो आप मिल ही नहीं सकते। मेरा भी एक पहचान वाला अच्छा फ्रेंड था फैमिली का, उसको आया तो उसको मैं नाम नहीं लूँगा, एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर को मिलना था, मैं जानता भी, तो उनको मैंने फ़ोन किया तो बोले मेहुल जी ऑफिस में भेज देना, नो प्रॉब्लम। अब मैंने ऑफिस में भेजा, वो बॉडी गार्ड ने उसको अंदर आने ही नहीं दिया जी। तो अब उसका फ़ोन आया, मैं बोला अभी तो आ जा भाई, मत जा, क्योंकि आजकल यही है, पहले ये सब चीज़ें नहीं थी। पहले किसी को भी मिलना है तो आप इजीली मिल सकते थे। सही बात। हाँ, और दूसरी एक बात मेरे को लाइफ टाइम हमेशा याद रहेगी कि अमित, देखिए अमित जी ने जब कमबैक सोचा जी, तो उनकी होम प्रोडक्शन मैंने रिटर्न इन डायरेक्टेड बाय मृत्युदाता की थी। हाँ, और उसके बाद अमित जी ने मेरी होम प्रोडक्शन की कोहराम। हाँ, तो मेरी लाइफ में 2 ऐसे यादगार प्रसंग है जो मैं कभी भूल नहीं सकता। एक, राजकुमार जी ने जब कमबैक किया तो मरते दम तक से किया था 5 साल के बाद। सेम अमित जी ने जब कमबैक किया 5 साल के बाद तो मृत्युदाता, वो भी रिटर्न इन डायरेक्टेड बाय मी। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है लाइफ में कि भाई इतने बड़े 2 स्टार सही बात कमबैक किया था, वो मेरी फिल्मों से किया था जी जी। हाँ, नहीं हम अभी ये हमारे साथ आज हमने मेहुल कुमार जी को जाना और मेहुल कुमार जी के साथ बातचीत करी और उनसे एक मुलाकात की। उन्होंने जो हमें बताया ये हमारे एक बहुत बड़ा संदेश है, और आने वाले समय में भी हम स्वदेश न्यूज की तरफ से चाहेंगे कि मेहुल कुमार जी और कुछ अच्छी मूवीज लाएं और लोगों को अपनी मूवी से प्रेरणा और आदर्श का रास्ता दें। तो मेहुल कुमार जी, आपका समय देने के लिए और हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं संजीव कुमार, ब्यूरो चीफ महाराष्ट्र एंड गोवा, स्वदेश न्यूज, अपनी टीम के साथ। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर विजिट करें।